नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर हम विभिन्न राजनीतिक विषयों पर चर्चा आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी उसी संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। संवाद इंडिया के मंच पर आज की हमारी चर्चा है उत्तर प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में। कि 2024 के जो आगामी लोकसभा चुनाव हैं उसको लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी रणनीति को पुनः बनाना शुरू कर दिया है और पुनः उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। वहीं अगर हम बात करें राहुल गांधी और कांग्रेस की, तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एक संदेश दिया है विपक्ष की राजनीति को कि आज भी देश के अंदर पूरे अगर राष्ट्रीय परिदृश्य में बात करें बीजेपी के अलावा, तो कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देने की स्थिति में है। और इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह का बीजेपी के खिलाफ जो विपक्ष है उसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का नाम आता है, साथ में बहुजन समाज पार्टी की बात भी की जाती है और साथ में कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल का भी नाम आता है। इसके साथ ओम प्रकाश राजभर भी हैं जो बीच बीच में कभी बीजेपी के साथ रहे हैं या कभी समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं। इस तरह के एक अलग अलग कुछ छोटे छोटे दल भी हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी भूमिका को लगातार तलाशते रहते हैं और जमाने के प्रयास में रहते हैं। लेकिन बात यही आती है, अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम बात करें राजनीति को लेकर कि अगर उत्तर प्रदेश में विपक्ष एकजुट होता है और गठबंधन का स्वरूप बनता है तो उसमें कौन कौन से दल शामिल हो सकते हैं और कौन कौन से जो दलों के नेता हैं वह उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी भूमिका को किस तरह से तय करेंगे और किस पार्टी की क्या भूमिका होगी, ये बड़े सवाल हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। अखिलेश यादव जी, मायावती जी और कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और उनका बड़ा फोकस उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस को पुनः जीवित करने का है कि किस तरह से कांग्रेस की भूमिका वह उत्तर प्रदेश में मजबूती से स्थापित कर दें। ऐसे में बात यही आती है कि निकलकर कि अगर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य को आज की स्थिति में हम देखें, जहाँ केंद्र में बीजेपी की भी सरकार है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और तो बीजेपी के दृष्टिकोण से अगर हम इस विषय को देखें तो योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी के एकमात्र ऐसे नेता हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो लगातार इतने वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी ने बीजेपी के दृष्टिकोण के हिसाब से यह रिकॉर्ड बना दिया है कि सबसे ज़्यादा समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहने का बीजेपी के एकमात्र नेता हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय योगी आदित्यनाथ से बड़ा कोई दूसरा नेता बीजेपी के अंदर दिखाई नहीं देता है। साथ ही विपक्ष की राजनीति की अगर हम बात करें, विपक्ष की राजनीति को जिस तरह से 2022 के चुनाव में एक संजीवनी मिली है उत्तर प्रदेश के अंदर, अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव की तुलना में ज़्यादा सफलता प्राप्त की और वह एक मजबूत विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका को सरकार के सामने स्थापित करने के प्रयास में लगातार लगे हुए हैं। वहीं मायावती जी की राजनीति को लेकर बहुत सारे प्रश्न इस समय उत्तर प्रदेश के जनमानस के अंदर हैं, जहां मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की कमान कई बार संभाली और एक बहुत बड़े नेता के तौर पर मायावती जी जानी जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से मायावती जी लगातार सक्रिय राजनीति से अपने को अलग रखी हुई हैं, उससे बहुत सारे प्रश्न उनकी राजनीति को लेकर उठते रहते हैं। ऐसे में क्या मायावती जी आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी भूमिका को ज़्यादा मजबूती से स्थापित करने के लिए सक्रिय हो पाएंगे? यह प्रश्न यक्ष प्रश्न की भांति हर किसी के जहन में है
मायावती जी का अगला कदम क्या होगा राजनीति को लेकर, उत्तर प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में, और साथ ही कांग्रेस अपनी भूमिका को किस तरह से स्थापित करने के प्रयास में, किस तरह का गठबंधन के स्वरूप में अपनी भूमिका को लाती है। जहां बात करते हैं तो एक तरफ अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जैन सिंह का इस समय गठबंधन दिखाई देता है, और अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें इस गठबंधन को सफलता मिली कि जैसे खतौली का चुनाव बड़ा एक प्रतिष्ठा का चुनाव था, बीजेपी से सीट छीनने में राष्ट्रीय लोकदल वहाँ कामयाब रहा उपचुनाव के अंदर, और वहीं मैनपुरी जो प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया था लोकसभा के संदर्भ के हिसाब से समाजवादी पार्टी के दृष्टिकोण से, उसमें उन्होंने अच्छी बड़ी जीत हासिल की लोकसभा के उपचुनाव में, और डिम्पल यादव जी जो अखिलेश यादव जी की पत्नी है वह वहाँ से चुनाव जीत गए बहुत भारी अंतर से। साथ ही रामपुर का जो चुनाव था उपचुनाव, उसमें बीजेपी ने जीतकर, और योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं यह दर्शाया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर उन क्षेत्रों में भी है जहां पर कहा जाता था कि बीजेपी की इन क्षेत्रों में कोई ज़्यादा भूमिका नहीं है। तो ऐसे में जो आने वाला लोकसभा चुनाव है वह वास्तव में चुनावी गणित के हिसाब से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो बड़ा रोचक सा बन गया है। तो ये जो रोचक तस्वीर बनकर आ रही है उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव को लेकर कि गठबंधन की राजनीति, उत्तर प्रदेश की बीजेपी की राजनीति जो आपस में इसमें जोर आजमाइश दिखाई देती है, उसकी दिशा और दशा किस स्तर पर होगी। ऐसा हमें लगता है कि अगर अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जैन सिंह का गठबंधन अगर बना रहता है और साथ में इसमें कांग्रेस भी इस गठबंधन का हिस्सा बन जाती है, तो उसके क्या परिणाम निकल सकते हैं। क्या वह यह गठबंधन बीजेपी को चुनौती देने की स्थिति में आ सकता है, यह बड़ा सवाल है, और लोग इसकी अपने अपने स्तर से व्याख्या भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अगर अखिलेश यादव, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल ये तीनों एक हो जाते हैं तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ सकता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। लेकिन साथ ही एक बड़ा महत्वपूर्ण और इसमें एक चर्चा निकल कर आती है कि अगर बहुजन समाज पार्टी बसपा और कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल ये गठबंधन अगर बन जाता है तो ये अखिलेश समाजवादी पार्टी से ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रभावशाली पश्चिम उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से हो सकता है। इसके साथ बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक यह भी मानते हैं अगर मायावती जी सक्रिय हो जाती हैं और वह अगर सड़क पर उतरकर संघर्ष करने लगती हैं तो इसका परिणाम ज़्यादा बेहतर कहीं ना कहीं राजनीति में आ सकता है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती जी का दखल बढ़ जाएगा। उससे यह होगा कि दलित जो वोट बैंक है, जो दलित समाज इस समय राजनीति के हिसाब से अगर देखें जो बसपा से छिटक गया है, जो बसपा से अलग वोट करने लगा है जाके, चाहे बीजेपी में गया हो वो वोट, या समाजवादी पार्टी में उन्होंने वोट किया हो, या कांग्रेस में कुछ परसेंटेज गया हो, में कई सारे राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो ये मानते हैं अगर मायावती जी राजनीतिक रूप से सक्रिय हो जाती हैं तो उन्हें बेनिफिट ये होगा कि मायावती जी का समर्थन का आधार था, जो दलित समाज का, उन्हें एक मुश्त वोट मिलता रहा है, और इन दिनों पिछले कुछ चुनाव से वह उनसे काफ़ी हद तक छिटका भी है और विभिन्न पार्टियों में वह वोट ट्रांसफ़र हुआ है। जैसे उसमें बहुतायत संख्या मानी जाती है कि बीजेपी के अंदर दलित समाज का वोट गया है, और कुछ प्रतिशत समाजवादी पार्टी के पास भी जाने का कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर भी वो समर्थन गया है। लेकिन आज भी 10-12% जो है उस दलित समाज का वोट आज भी मायावती जी के पास है। तो ऐसे में एक्सपर्ट लोग ये कहते हैं कि अगर मायावती जी सक्रिय हो जाते हैं राजनीति में तो जो दलित समाज का वोट जो उनसे छिटका था वह उनकी सक्रियता के बाद दोबारा उनसे पुनः जुड़ सकता है, और अगर वह पुनः जुड़ जाता है तो उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी का भुगतना होगा, क्योंकि मायावती से जो वोट हटा है, जो समर्थन हटा है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी के पास गया है, और अगर मायावती सक्रिय हो जाते हैं तो बीजेपी से वह हिस्सा पुनः मायावती के साथ जुड़ सकता है। तो इस तरह की जो बातें हैं बहुत सारे लोगों के जहन में हैं, लेकिन बात वही आती है निकल के कि मायावती जी सक्रिय होकर इस भूमिका को निभाने की स्थिति में आ सकती हैं। और वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है जो चंद्रशेखर रावण है, जो इस समय दलित युवाओं के अंदर एक आकर्षण केंद्र बने हुए हैं, जिन्होंने युवा जो पीढ़ी है दलित समाज की उसको बहुत हद तक प्रभावित किया है, बहुत सारे युवा उनके साथ जुड़ते दिखाई देते हैं। तो अगर मायावती सक्रिय भूमिका में अगर आ जाती हैं तो राजनीतिक जो इस समय परिदृश्य है उसमें आमूलचूल बदलाव आ सकता है। लेकिन यह तो बड़ा भविष्य के गर्भ में सवाल है, और एक्सपर्शन की बात ही सभी के सामने है, क्योंकि पिछले कुछ समय से, कुछ वर्षों से जो मायावती जी की जो भूमिका है राजनीति में वह सक्रिय दिखाई नहीं देती है, इसलिए बहुत सारे प्रश्न उनकी राजनीति को लेकर उठते रहते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह के उनके ट्वीट के माध्यम से ट्विटर पर वह सक्रिय दिखाई देती हैं, और जो संगठन को उन्होंने जिस तरह से दोबारा से उसमें कुछ परिवर्तन कर उसको सक्रिय करने की कोशिश की है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं वह 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में धीरे धीरे सक्रियता की भूमिका में आ रही हैं। साथ ही अगर हम बात करें अखिलेश यादव की,
अखिलेश यादव को अगर 2017 के चुनाव की बात करें और 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें, उस संदर्भ में 2022 में समाजवादी पार्टी को काफ़ी हद तक एक अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया है। लेकिन बात हो जाती है कि सरकार बनने से वे चूके और इसका कहीं न कहीं उनका जो समर्थक वर्ग है उस पर भी इसका असर पड़ता दिखाई देता है। बात ये निकल के आती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए क्या वह राजनीतिक वास्तविकता को समझेंगे और वह अपने उसमें जो बहुत सारे बातें विभिन्न पार्टियों के प्रति शंकाएं जो उनके मन में है, खासतौर से कांग्रेस के प्रति, क्या वह उस शंका का समाधान कर कांग्रेस के साथ गठबंधन की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और जैसा भारत जोड़ो यात्रा जब उत्तर प्रदेश के अंदर से गुजरी थी और कहा गया कि जो उत्तर प्रदेश के जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको उस यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया गया है, पत्र भेजा गया है, तो पहले तो अखिलेश यादव ने मना किया था, लेकिन बाद में उन्होंने शुभकामनाएं भी दी यात्रा को। लेकिन उनके जो लोग थे उनके खुद उस समय अखिलेश यादव उस यात्रा में शामिल नहीं हुए। वहीं गाजियाबाद, बड़ौद, बागपत, शामली से जब यात्रा गुजरी तो वहाँ राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने उस यात्रा में अपनी सहभागिता की और जयंत चौधरी का स्पष्ट संदेश उन लोगों के कार्यकर्ताओं ने वहाँ बताया भी कि चौधरी साहब का आदेश है, उन्होंने इस यात्रा को शुभकामनाएं भी दी हैं और अपना समर्थन दिया है। तो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता और नेता उस यात्रा में सहभागिता करते हुए सक्रिय रूप से दिखाई दिए। तो ये हो सकता है यात्रा के बाद जो राजनीतिक जो परिदृश्य में विपक्ष की राजनीति में जो हलचल दिखाई दी है और कांग्रेस की भूमिका, राहुल गांधी की भूमिका उसमें कहीं ना कहीं बढ़ती दिखाई देती है। उस परिप्रेक्ष्य में निश्चित संभावना बन रही है कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी या बसपा के साथ कहीं ना कहीं गठबंधन की स्थिति में कहीं ना कहीं कांग्रेस में अपनी रणनीतियों को पर काम करती दिखाई दे रही है। अगर ये गठबंधन स्वरूप बन जाता है और एक साथ ये गठबंधन आ जाता है तो निश्चित रूप से विपक्ष की राजनीति को एक ताकत मिलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर, एक नई संजीवनी मिलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, बिहार की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की और अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने चुनौतियां बढ़ रही हैं। तो ऐसे में अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है, विपक्ष की एकता एक मंच पर आ जाती है और जो विपक्षी नेता हैं आपस के ईगो, आपस के अहंकार, आपस के टकराव जो उनके लगता है उन्हें कि अगर ये गठबंधन का पार्ट हमारा बनता है, हिस्सा बनता है तो कहीं हमारी राजनीति कमज़ोर न हो जाए इनके आने से, और इस तरह की बातों को ये पीछे कर देते हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अगर आपस की एकता को मजबूत बना लेते हैं और एकजुट हो जाते हैं, एक मंच पर आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती विपक्षी दल पेश कर सकते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की विपक्ष की राजनीति के हिसाब से अखिलेश यादव और मायावती बहुत बड़े नेता हैं और उनकी भूमिका भी बहुत बड़ी है। अब बात ये आती है कि दोनों अपने अपने स्तर से विपक्ष की राजनीति को इकट्ठा करने के लिए, एकजुट करने के लिए, उसे संगठित करने के लिए उस ताकत को, अपनी भूमिका को किस तरह से निभाते हैं। अखिलेश यादव जी और मायावती जी पर बहुत निर्भर करता है कि विपक्ष की राजनीति को दिशा तय करने के लिए और उसकी दशा तय करने के लिए यह अपनी जो भूमिका है, राजनीतिक भूमिका, उसको किस तरह से बनाते हैं, गढ़ते हैं और उसे तय करते हैं। यह बड़ा सवाल है और ये अखिलेश यादव जी और मायावती जी दोनों पर ही निर्भर करता है। क्या वे बीजेपी को हराने के लिए अपनी रणनीति बनाते हैं या कांग्रेस को हराने के लिए रणनीति बनाते हैं? यह सवाल भी राजनीतिक हलकों में बड़ा चर्चा का विषय है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय परिदृश्य में विपक्ष की राजनीति को गोलबंद करने के लिए जहां तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी का एक मोर्चा बनाने की दिशा में कार्यरत दिखाई देते हैं और ममता बनर्जी भी अभी तक तो यही लगता है कि वह बीजेपी और कांग्रेस से समान दूरी बनाकर रखना चाहती हैं। लेकिन ऐसे में क्या राष्ट्रीय परिदृश्य में कोई विकल्प तैयार हो सकता है विपक्ष का जिसमें कांग्रेस ना हो? तो ऐसा संभव नहीं है और संभावनाएं भी ऐसी कोई भी व्यक्त नहीं करता है कि कांग्रेस के बिना कोई भी विपक्ष की राजनीति का मजबूत गठबंधन बन सकता है। तो ऐसे में जो भी गठबंधन विपक्ष का बनता है, जो बीजेपी को चुनौती देने का मन बना रहा है, उन्हें कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा या कांग्रेस को साथ देना पड़ेगा। तो यह इस समय यक्ष प्रश्न बीजेपी के साथ साथ विपक्ष की राजनीति के लिए भी है, विपक्षी दलों के सामने भी है कि वे अपनी भूमिका को बीजेपी के सामने किस तरह से खड़ा करते हैं, किस तरह से पेश करते हैं और कांग्रेस को लेकर या बिना कांग्रेस के क्या वे अपनी भूमिका के साथ न्याय कर पाएंगे। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी यही सवाल है कि बीजेपी के सामने अखिलेश यादव जी या मायावती जी या चौधरी जयंत सिंह जी या ओम प्रकाश राजभर या दूसरे जो अन्य दल हैं वह किस तरह से अपनी भूमिका को सामने लाते हैं और कांग्रेस के साथ
वह अपने गठबंधन के स्वरूप को किस तरह से तय करते हैं और साथ ही कांग्रेस के साथ वह कितनी नज़दीकियां अपनी मजबूती तरीके से स्थापित कर पाते हैं। यह बड़े सवाल हैं। एक यक्ष प्रश्न की बात थी, उत्तर प्रदेश की राजनीति के आसमान पर यह इस समय तैर रहे हैं और यह सवाल तो आने वाले भविष्य में पता चलेगा, लेकिन इतना शीघ्र गठबंधन के स्वरूप की जो सामने प्रश्न आ रहे हैं उसका जितना जल्दी विपक्षी दल समाधान कर लेंगे, विपक्षी दलों की तैयारियों के लिए उतना समय उन्हें मिल जाएगा और उनकी रणनीति है, उनकी जो राजनीतिक योजनाएं हैं बीजेपी को चुनौती देने के लिए, उसमें उन्हें क्रियान्वित करने के लिए उनके पास ज़्यादा समय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या घटनाक्रम घटित होंगे, किस तरह से घटनाएं घटेंगी राजनीतिक रूप से, इस पर चर्चा हम लगातार आपसे करते रहेंगे। और आप सभी से हम आग्रह करते हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।